Good afternoon, students. In this video lecture, we'll discuss about pedigree analysis. देखिए यहाँ पे जो वर्ड है पेडिग्री, इसका मतलब होता है, अगर हम इसका लिटरेरी मीनिंग देखें, लिटरेचर में इसका जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है कि हिंदी में इसको अगर हम कहें तो वो होता पीढ़ी, वंश, नस्ल इसको हम कहते हैं, ख़ानदानी, घराना, इस तरह के इसके मीनिंग होते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब हम क्या मीनिंग निकाले इस शब्द का। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब कि किसी भी फैमिली के अंदर, ठीक है, कोई भी फैमिली है, उस फैमिली के अंदर जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए हमारे किसी के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर कोई भी बीमारी थी, ठीक है, कोई डिजीज़ थी, और वहाँ से वो आई हमारे किसके अंदर भाई, ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर। ग्रैंड पेरेंट्स से फिर आई किसके अंदर, हमारे पेरेंट्स के अंदर, और पेरेंट्स से फिर हमारे अंदर आ गई वो। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी एक ट्रेट है, कोई भी ट्रेट हो सकता है बीमारी हो या ना हो, या कोई पर्टिकुलर ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, ठीक है। तो वो एक जनरेशन से, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से किस में आई, ग्रैंड पेरेंट्स से, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से किस में आई, पेरेंट्स में, और फिर पेरेंट्स से किस में आ गई, उनकी ऑफस्प्रिंग में। तो ये फर्स्ट जनरेशन मानते हैं हम। ये कौन सी जनरेशन, सेकंड। ये कौन सी जनरेशन, थर्ड। ये कौन सी जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है भाई। तो इस तरह से वो ट्रेट है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रही है, पास हो रही है। हो सकता है मान लीजिए ट्रेट मैं कहता हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस है, क्या है भाई, ये कलर ब्लाइंड हो सकता है, यहाँ पे थी, यहाँ पे नहीं है, इसमें फिर आ गई, एक जनरेशन को स्किप कर गई, ऐसा भी हो सकता है। या इस जनरेशन में थी, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी, सभी जनरेशन्स में आ रही है, वो स्किप नहीं कर रही है, स्किप नहीं कर रही, हर पीढ़ी में आ रही हो, या किसी पीढ़ी में वो स्किप कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम अक्सर सुनने में हमें आता है कि ये बीमारी भाई इनमें ख़ानदानी है, ठीक है, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये हमेशा से चलती आ रही ख़ानदानी, इनको ये बीमारी। तो उस तरह की जब हम बात करते हैं तो वो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो हम अगर जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस। जेनेटिक्स व्यू से हम देखें तो ये क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअल में क्या है, एक टूल है, एक रिकॉर्ड है, किसका भाई, इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स, कि कोई भी ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उनका इनहेरिटेंस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे हो रहा है, ठीक है, और 2 or more generation presented in the form of a diagram or a family tree, that is known as pedigree analysis. So it is a record of inheritance of certain genetic traits for 2 or more generation presented in the form of a diagram. एक डायग्राम के रूप में हम इस पेडिग्री एनालिसिस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस। इसमें एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं प्रोबैंड, प्रोबैंड या प्रोपोजिटस। प्रोपोजिटस का मतलब द इंडिविजुअल फ्रॉम विच ए पेडिग्री इज इनिशिएटेड। हम जहाँ से शुरुआत करते हैं, जिस इंडिविजुअल से हम शुरुआत करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोबैंड या प्रोपोजिटस। अगर जिस इंडिविजुअल से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल क्या है, मेल है, तो वो कहलाएगा प्रोपोजिटिव, और अगर वो फीमेल है तो वो कहलाएगी प्रोपिस्ता। क्या कहलाएगी, प्रोपिस्ता, ठीक है। अब पेडिग्री एनालिसिस को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो हम उसमें सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे प्लस माइनस है, डिवीजन है, परसेंटेज है, व्हाट एवर इट मे बी, तो उसमें क्या होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं। सिमिलरली हम पेडिग्री एनालिसिस के अंदर कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। अगर ये सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर रूप में, दिस सिंबल एंड इट इज़ ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को, इट रिप्रेजेंट्स मेल। अगर सर्कल हम कर रहे हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को। अगर इस तरह का सिंबल है
स्टार के रूप में, लाइक दिस। तो ये सिंबल है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि जो इंडिविजुअल है उसका सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, हम नहीं कह सकते वो मेल है या फीमेल है। हो सकता है उसको, जैसे हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं तो उसमें हम ये नहीं कह सकते ये मेल है या फीमेल है, तो उसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है, तो वो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये इंडिविजुअल्स क्या हैं, ये नॉर्मल है। क्या है भाई, ये नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, या हम इनको कहते हैं अनअफेक्टेड। दीज आर नोन एज अनअफेक्टेड। इनको कोई भी डिजीज़ नहीं है। ठीक है, अगर इन इंडिविजुअल्स को हम क्या कर दें, शेड कर दें, देखिए ये वही सिंबल्स हैं लेकिन इनको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, डार्क कर दिया है। अगर हम इनको डार्क कर देते हैं तो ये कहलाते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल। क्या कहलाते हैं, कि इनके अंदर वो ट्रेट प्रेजेंट है, वो डिजीज़ या कोई एबनॉर्मलिटी उनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम ये मेल है, अगर ये फीमेल है, इन दोनों को अगर हम एक सिंगल लाइन से कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, मेटिंग हो रही है। क्या हो रही है, मेटिंग। अगर हम डबल लाइन से कनेक्ट करते हैं इनको, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल, ये मेल और ये फीमेल, ये दोनों क्या है भाई, क्लोजली रिलेटेड है। क्या है भाई ये, दीज आर क्लोजली रिलेटिव, क्लोजली रिलेटिव इंडिविजुअल। अगर डबल लाइन से हम क्या कर रहे हैं, इनको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया, मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस हुआ, तो ये जो नीचे हमने रिप्रेजेंट किया, ये क्या है भाई, इनकी ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी। क्या है, इनकी प्रोजेनी, जिसमें ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है, और ये क्या है, अनअफेक्टेड है। तो ये तो हो गई फर्स्ट जनरेशन। ये कौन सी हो गई, सेकंड जनरेशन। इसमें ये इंडिविजुअल नंबर फर्स्ट, ये इंडिविजुअल नंबर सेकंड। ये जो हमने ये रोमन न्यूमरल्स जो लिखे हैं ये जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो अरेबिक न्यूमरल्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिविजुअल्स को। ठीक है भाई, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये मेल, इसको हम क्या कहेंगे भाई, दिस इज़ मेल। ये क्या है भाई, फीमेल। इनके बीच में क्रॉस हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, मेल। लेकिन ये क्या है भाई, डार्कन है, इसको हमने शेडेड पोर्शन। तो इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल क्या है भाई, ये अफेक्टेड है। क्या है, अफेक्टेड है। अगर इस तरह का सिंबल और जिसके अंदर हमने लिख दिया 5, क्या लिख दिया, 5, तो इसका मतलब 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। 5 ऑफस्प्रिंग है, पाँचों के पाँचों क्या है भाई, अनअफेक्टेड है। अगर सर्कल के अंदर हम ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर लगा देते हैं तो इसका मतलब ये कैरियर है। अगर सर्कल को के बीच में हम क्रॉस कर देते हैं इस तरह, तो भी इसका मतलब क्या है, कैरियर है। अगर इसको हम हाफ शेडेड दिखाते हैं, ये हाफ शेडेड हो गया भाई, दिस इज हाफ शेडेड, तो भी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम क्रॉस कर देते हैं इसको इस तरह से, तो ये मेल जिसकी डेथ हो गई है, ये सर्कल किया, फीमेल इसको हमने ऐसे क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या दिखाता है, डेथ। मीन्स इंडिविजुअल इज बोर्न विद, ही डाइड एट द बर्थ, राइट। अगर इस तरह से सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टिल डेथ। क्या कहते हैं उसको, स्टिल डेथ। ये दैट ही डाइड बिफोर बर्थ। उसके बाद अगर सिंबल इस तरह से, ये दोनों किसके सिंबल हैं भाई, फीमेल के, और ये अगर इस तरह से कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये है डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्या है ये, डाइजाइगोटिक ट्विंस। मीन्स इनका जो ये दोनों अलग अलग जाइगोट से डेवलप हैं, बट बोथ आर फीमेल्स। अगर इस तरह से ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है, ये भी क्या है भाई, डाइजाइगोटिक ट्विंस है। मीन्स 2 एग से इनका क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम इस तरह से, ये दोनों मेल्स हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिकल ट्विंस है और ये दोनों मेल्स हैं। सिमिलरली ये दोनों फीमेल्स, बट बोथ आर आइडेंटिकल
ट्विंस। तो ये हम बात कर रहे थे किसकी भाई, सिंबल्स की। ये सिंबल्स हम यूज़ करते हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किससे रिलेटेड, पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया था, जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं दे रिप्रेजेंट्स द जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो अरेबिक नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिविजुअल्स विद इन ए जनरेशन। ठीक है, ये मैं आपको जब प्रॉब्लम्स बताऊंगा तब उसमें आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस है वो 2 टूल्स के ऊपर निर्धारित होती है, 2 टूल्स वो यूज़ करती है। पेडिग्री एनालिसिस को हम जब किसी भी फैमिली के अंदर कोई ट्रेट का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम ये 2 टूल्स यूज़ करते हैं। पहला टूल्स है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस ऑफ डिफरेंसेस इन द रियलाइज्ड रेशियो ड्यू टू स्मॉलनेस ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो प्रोजेनी होती है उसकी संख्या मतलब नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, कम होते हैं, तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ डिफरेंस इन द रियलाइज्ड रेशियो ये हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और एलिमिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ये जो 2 चीज़ें हैं जब हम प्रॉब्लम्स लेंगे पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड तब हम इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पेडिग्री एनालिसिस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें इन पॉइंट्स का याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर इन पॉइंट्स को हम याद रखते हैं तो हमारे लिए पेडिग्री की प्रॉब्लम सोल्व करना आसान हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, एन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ, कोई भी जेनेटिक ट्रेट है, ठीक है, कोई भी ट्रेट है दैट इज़ डिसाइडेड बाय द जीन्स। ठीक है, वो जीन्स के द्वारा क्या होती है, डिसाइडेड होती है। जीन्स होते हैं वो आपको पता है किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम्स के ऊपर। और क्रोमोजोम्स मैंने आपको बताए थे 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं भाई ऑटोजोम और दूसरे होते हैं भाई सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम। तो जो जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ऑटोजोम के अंदर, और उनकी वजह से अगर डिजीज़ हुई तो वो कहलाती है ऑटोजोमल डिसऑर्डर या ऑटोजोमल डिजीज़। ठीक है, अब ऑटोजोमल में 2 कंडीशन हो सकती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है या ऑटोजोमल क्या है भाई, रिसेसिव है। ऑटोजोमल डोमिनेंट है या ऑटोजोमल, तो जो डिजीज़ जो ट्रेट हम डिस्कस कर रहे हैं क्या वो ऑटोजोमल डिजीज़ है, यस। अगर ऑटोजोमल है तो क्या वो डोमिनेंट है, क्या वो रिसेसिव, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है प्रॉब्लम्स के अंदर। दूसरा, अगर डिजीज़ ऑटोजोमल नहीं है तो क्या वो डिजीज़ क्या है भाई, सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक का मतलब वो जीन किसके ऊपर प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर, तो वो डिजीज़ क्या होगी भाई, सेक्स लिंक डिजीज़ होगी। तो जो पेडिग्री एनालिसिस की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें यही पूछा जाता है, आपको एक क्रॉस दे दिया जाता है, एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसमें यही पूछा जाता है कि बताइए डिजीज़ क्या है, ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है। पहली बात आपको इन दोनों में से फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर आपसे ये पूछा जाएगा अगर डिजीज़ ऑटोजोमल है तो बताइए क्या वो डोमिनेंट है या क्या है, रिसेसिव। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इन पॉइंट्स का याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है ए ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। अगर डिजीज़ क्या है, ऑटोजोमल है और क्या है, रिसेसिव है, तो वो ट्रेट क्या होता है, इट मे स्किप ए जनरेशन। मे स्किप, ये 100% ट्रू नहीं है, वो स्किप कर सकती है, चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ देयर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक सिंप्लीफाइड पेडिग्री एनालिसिस की एक छोटी सी एक रिप्रेजेंटेशन देता हूँ यहाँ पे। देखिए इसमें क्या है, जैसे मैं कहता हूँ ये है, ये सिंबल किसका है भाई, मेल का, किसके साथ मेटिंग हुई, फीमेल के साथ, कौन सी जनरेशन, फर्स्ट। ठीक है, इनकी मेटिंग से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई भाई
ये कौन सी जनरेशन आ गई, सेकंड। यहाँ पे आई भाई ये फीमेल, ये मेल, ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। तो ये नंबर 1 ऑफस्प्रिंग, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। अब इस फोर्थ का क्रॉस होता है किसके साथ, मेल के साथ, ठीक है। और इनके क्रॉस से फिर क्या हुआ भाई, नेक्स्ट प्रोजेनी आई, दिस इज जनरेशन नंबर 3, और यहाँ पे प्रोड्यूस हुई भाई फीमेल, फीमेल एंड मेल। तो ये तो एक सिंपल सा हम पेडिग्री एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक। तो जो पहला रूल मैंने आपको बताया, पहला रूल क्या कहता है, ए ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट में स्किप ए जनरेशन, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब देखिए ये पेरेंट्स के अंदर ट्रेट नहीं है, पेरेंट्स के अंदर आप देख रहे हैं दोनों नॉर्मल है, अनअफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग के अंदर डिजीज अपीयर हो रही है, ट्रेट अपीयर हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रेट अपीयर हो रहा है। और हो सकता है यहाँ पे भी ये ट्रेट अपीयर हो रहा है इस तरह से, ठीक। तो पेरेंट्स में नहीं है, ऑफस्प्रिंग में है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी आ गया। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ट्रेट है, ये ट्रेट क्या हो सकती है भाई, ये हो सकती है ऑटोजोमल रिसेसिव, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। दिस ट्रेट में भी ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, क्यों, क्योंकि ये स्किप कर रही है एक जनरेशन को। देखिए इस जनरेशन में नहीं है, इसमें है, इसमें भी है। तो जो ट्रेट क्या करती है, जनरेशन को स्किप करती है, एक जनरेशन में अब्सेंट होती है, नेक्स्ट में आ जाती है, तो वो ट्रेट कैसी हो सकती है, ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकती है, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि पिछले वाले में हमने डिस्कस किया था ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट के बारे में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बाद, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। इफ़ प्रेजेंट इन पेडिग्री सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, रेयरली स्किप ए जनरेशन। इसका मतलब देखिए पीछे मैंने क्या कहा कि ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है वो जनरेशन को स्किप कर सकती है, लेकिन ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक पेडिग्री एनालिसिस का एक छोटा सा डायग्राम बनाया, राइट। इसके साथ क्रॉस होता है किसका, मेल के साथ, और ये नेक्स्ट जनरेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है भाई। फर्स्ट जनरेशन मेल फीमेल क्रॉस हुआ, क्या आई भाई, सेकंड जनरेशन, पहला इंडिविजुअल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसकी मैरिज होती है किसी के साथ, एंड देन 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे ट्रेट प्रेजेंट है, इस फर्स्ट जनरेशन में भी है, सेकंड में भी है, और थर्ड में भी है। फर्स्ट जनरेशन में भी है, सेकंड में भी है, और थर्ड में। तो जनरेशन हर पीढ़ी में ट्रेट अपीयर हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो ट्रेट है ये क्या हो सकता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है, लेकिन 100% ट्रू नहीं है। ये हो सकता है, देयर इज़ चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हमें ये शो करता है अगर ट्रेट हर पीढ़ी में प्रेजेंट है तो वो ट्रेट ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल। डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, मोर कॉमन होता है, एंड ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स। मेल्स के अंदर ये क्या होता है, ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि मेल्स की अगर हम बात करें तो XY, तो अगर एक रिसेसिव अलील भी यहाँ पे आ जाता है तो मेल क्या होगा, अफेक्टेड होगा। क्या होगा, मेल अफेक्टेड होगा। उसके बाद वाई लिंक ट्रेट्स होते हैं, दे डायरेक्टली पास फ्रॉम फादर टू सन। वाई के ऊपर जो जीन्स होते हैं जिनकी वजह से डिजीज़ होती है, ट्रेट्स,
वो डायरेक्टली किससे पास हो जाते हैं, फादर से किसको पास हो जाते हैं, सन को, क्योंकि फादर हमेशा क्या देता है, सन को वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है भाई। उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि जब हम पेडिग्री एनालिसिस सोल्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। देखिए ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जनरेशन टाइम है दैट इज़ लॉन्ग, 20 ईयर्स के आसपास क्या होता है, ह्यूमन बींग्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। दे गेट मैरिड एट द एज ऑफ 18 एंड आफ्टर दैट दे हैव ऑफस्प्रिंग। तो जनरेशन टाइम क्या है, बहुत ही लंबा है। और एक रिसर्च वर्कर को, कोई भी साइंटिस्ट अगर इनके ऊपर काम कर रहा है तो उसको वो अपने लाइफ टाइम में 3 या 4 जनरेशन्स को ही ऑब्जर्व कर सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पर कपल इज़ स्मॉल। हर कपल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बच्चे ही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो जनरलाइजेशन कंक्लूजन निकालना क्या होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है। आफ्टर दैट जो होमोजाइगस ट्रेट्स होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, दे आर वेरी फ्यू, बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट इशू जो होता है, ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 46 होता है। और कई जो ट्रेट्स होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर। और बहुत सारी ट्रेट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर क्या होता है, एनवायरनमेंट का अफेक्ट होता है। तो ये भी एक इशू होता है पेडिग्री एनालिसिस के अंदर। और नेक्स्ट इशू ये है कि ह्यूमन बींग्स को हम रैट की तरह या पी प्लांट की तरह एक्सपेरिमेंट मॉडल नहीं बना सकते, ये अलाउड नहीं है, राइट। तो ये कुछ इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे जो हम पेडिग्री एनालिसिस में क्या करते हैं, फेस करते हैं। उसके बाद यूज़फुलनेस क्या है पेडिग्री एनालिसिस का। पेडिग्री एनालिसिस किसी भी जेनेटिक काउंसलर को, जो एक डॉक्टर है या जो सजेशन देता है किसको, कपल्स को, हस्बैंड वाइफ को, कि अगर वो क्या करते हैं, दे वांट टू हैव ए चाइल्ड, और अगर कपल्स को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ट्रेट्स उनके अंदर है, तो उसकी वो जेनेटिक काउंसलर उनको ये संभावना बताता है कि आपका जो होने वाला बच्चा है उसके अंदर इस तरह की बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, देयर आर चांसेस, ठीक है। और ये हमें ये बताता है कि कोई भी ट्रेट है उसका जो एंसेस्टर कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, कोई भी ट्रेट है उसका जो जन्म है, उत्पत्ति है, उसकी ओरिजिन है, वो कहाँ से हुई है, ये भी हमें इसके द्वारा पता चलता है। और फाइनली पेडिग्री एनालिसिस हमें जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं किसके भाई, शादी के किसके बीच में, क्लोज़ रिलेटिव्स के बीच में। क्लोज़ रिलेटिव्स के बीच में अगर क्रॉस होता है, मैरिज होती है, तो उससे क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी ये हमें पेडिग्री एनालिसिस क्या करता है भाई, बताता है। तो ये था आज के टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स के साथ और ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।